नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 22 सितंबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि साप्ताहिक समसामयिकी में इस बार के एक्सप्लेन सीरीज में जो टॉपिक है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, तो इसके बारे में आप लोग देखिएगा और यह प्रत्येक शुक्रवार को रात 8 बजे लाइव प्रसारण होता है। तो इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। और दोस्तों, अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। न्यायपालिका में कार्रवाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, वर्तमान में भारत में कोई भी उच्च न्यायालय अपनी कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग प्रदान नहीं करता है। दोस्तों, यह कथन असत्य है, क्योंकि भारत में कुछ राज्य हैं जैसे गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक सहित कई उच्च न्यायालयों ने YouTube पर अपनी कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। तो ऐसे में यह पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की सेवानिवृत्ति के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया था। यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा कथन है, USA सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी कार्रवाई के प्रसारण की याचिकाओं को खारिज कर दिया है, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग और मौखिक तर्कों के टेप जारी करने की अनुमति है। यह भी कथन एकदम सत्य है। तो ऐसे में उत्तर क्या होगा? ए, यानी केवल 2 और 3। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। यह 27 सितंबर से शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग। और दोस्तों, बता दें आप लोगों को कि इससे पहले गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अपने YouTube चैनलों के माध्यम से अपनी कार्रवाई का सीधा प्रसारण कर रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना। तो इस तरह से 26 अगस्त को भी लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी। तो इस तरह अब यह 27 सितंबर से होगा। और यहां पर देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, व्हाइल द US सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड प्ली फॉर broadcast of its proceeding, it has since 1955 allowed audio recording and transcript of oral argument। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, कनाडा, विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। तो इस खबर को जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत में मृत्युदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की अनुसार एक न्यायाधीश को दोष सिद्ध के बाद सजा के सवाल पर आरोपी को सुनने और फिर कानून के अनुसार उसे सजा दी जा सकती है। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा कथन है, 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने बचन सिंह बनाम राज्य मामले में फैसला सुनाया कि दोष सिद्ध के बाद सजा पर अलग सुनवाई होगी, जहां एक न्यायाधीश को आश्वस्त किया जाएगा कि मौत की सजा क्यों नहीं दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, मृत्युदंड क्या है? किसी व्यक्ति को किसी अपराध का अगर दोषी पाया जाता है और कानून की अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई गई है तो उसे मौत की सजा कहा जाता है, जिसे अक्सर मौत की सजा के रूप में जाना जाता है। और यह सबसे कठोर सजा है जो एक आरोपी को मिल सकती है। तो भारत में मृत्युदंड का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है, जैसे कि हत्या, बलात्कार, विश्वासघात आदि। तो दोस्तों, मौत की सजा देने के मामले में न्यायपालिका की स्थिति के बारे में बात की जाती है। तो यह 1980 का मामला, इसे बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्लभतम मामलों के सिद्धांत को इसमें परिभाषित किया था। और कोर्ट ने आगे कहा कि मौत की सजा केवल दुर्लभतम मामलों में ही दी जा सकती है। तो दोस्तों, दुर्लभ मामलों में सबसे दुर्लभ क्या है? तो दुर्लभतम मामलों में ऐसे मामले होते हैं जहां हत्या इस तरह से की जाती है कि जिससे समुदाय में भारी आक्रोश फैल जाता है। और ये हत्याएं विशेष रूप से भयानक हो सकती हैं जब एक हत्या भयानक क्रूरता के साथ की जाती है। तो दूसरा कथन सही है। तीसरा है, दत्ता राय बनाम महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को इस आधार पर
उम्र कैद में बदल दिया कि सजा पर पर्याप्त सुनवाई नहीं हुई थी। यह भी कथन एकदम सत्य है। दोस्तों इसी तरह से 2021 में भी एक मामला आया था, मोफिल खान बनाम झारखंड राज्य। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य यह साबित करने के लिए, सबूत हासिल करने के लिए बाध्य है कि आरोपी के सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे में यहां पर आप देख सकते हैं, यह तीसरा कथन भी सत्य है। तो इस तरह से उपयुक्त तो सभी सही हैं, उत्तर डी होगा। इससे संबंधित यहां पर देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है। मौत की सजा के पक्ष में भी तर्क लोग दे रहे हैं, यानी प्रतिशोध के मूलभूत सिद्धांतों में से एक के अनुसार लोगों को उनके अपराधों की गंभीरता के अनुपात में उनका न्याय संगत पुरस्कार मिलना चाहिए। और इस तरह से निवारण प्रिवेंशन के केस में मृत्युदंड के लिए एक सामान्य औचित्य यह विचार है कि लोग अपराध के दोषी पाए गए हैं, उन्हें हम उन लोगों को हत्या करने से रोकेंगे। तो यह तो मौत की सजा के पक्ष में तर्क है। जबकि मौत की सजा के खिलाफ तर्क की बात की जाती है तो सांख्यिकीय डेटा निरोध की प्रभावशीलता का समर्थन यह नहीं करता है। 2013 के बाद से बलात्कार के मामले अब मौत की सजा के अधीन हैं, यानी आईपीसी की धारा 376 ए के तहत। तो लेकिन बलात्कार अभी भी हो रहे हैं और अधिक क्रूर हो रहे हैं। तो यह एक अपराध निवारक के रूप में मृत्युदंड की प्रभावशीलता पर विचार करने का आह्वान करता है। तो ऐसे में यह देख सकते हैं कि मौत की सजा का पक्ष और विपक्ष दोनों तर्क आ रहा है। तीसरा प्रश्न है ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों यह सीधे सीधे उत्तर बी होगा, नक्सल विरोधी अभियान से यह संबंधित है। दोस्तों इससे संबंधित जो खबर आई हुई है द हिंदू में, बिहार फ्री ऑफ नक्सल प्रेजेंस, द फाइट इज इन द लास्ट स्टेज इन झारखंड से सीआरपीएफ चीफ। तो सीआरपीएफ के प्रमुख ने यह कहा है, यानी 2022 में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में काफी सफलता हासिल हुई है, क्योंकि सीआरपीएफ ने 3 राज्यों में ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म और ऑपरेशन चक्रबंधा शुरू किया है। और इस ऑपरेशन के कारण 592 माओवादियों की गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण हुआ है। दोस्तों झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बूढ़ा पहाड़ यह 32 सालों से नक्सलियों के कब्जे में था। तो लगभग 1 महीने चले ऑपरेशन ऑक्टोपस के बाद अब सुरक्षा बलों और पुलिस ने इस पहाड़ पर अपना कब्जा जमा लिया है। तो इस तरह से इन विभिन्न ऑपरेशंस के माध्यम से नक्सलियों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से संगठन के मिशन और कार्य को इसके संस्थापक चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया गया है। इसे 1963, 65 और 73 में 3 बार संशोधित किया गया है। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा कथन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में राज्यों की संप्रभु समानता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल के उपयोग के निषेध जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया जाता है। यह भी कथन एकदम सत्य है। इस पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समापन पर हस्ताक्षर किए गए और यह 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। इसलिए दोस्तों 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों यह सम्मेलन जो सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया था, इसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया एवं संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। तो वर्ष 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की आधारभूत संधि है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो इन सभी 6 अंगों की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय ही की गई थी। तो यह भी बिंदु याद रखेंगे। अतः उत्तर क्या होगा? डी होगा। इससे संबंधित खबर आई हुई है द इंडियन एक्सप्रेस में। यहां पर आप देख सकते हैं यूएन चार्टर इन यूक्रेन। तो जोसेफ बाइडेन ने भारत के लिए स्थायी सदस्य के रूप में
मान्यता के लिए हामी भरी है और इसके साथ साथ उन्होंने रूस के बारे में बहुत ही ज्यादा कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। तो इस खबर को भी जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं 2010 में आए हुए प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिया है गोविंद सागर सतलज नदी। तो दोस्तों यह एकदम सही है, चूंकि गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, ये ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर स्थित एक मानव निर्मित झील है यह, और इसका निर्माण भाखड़ा बांध से हुआ है। दूसरा है कोलेरू झील, और दोस्तों यही युग्म सुमेलित नहीं है, अतः यह आंसर बी होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो यह गोदावरी नदी आती है और इधर से कृष्णा नदी, और गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र के त्रयंबक पठार से होता है, और कृष्णा नदी का महाबलेश्वर से होता है, महाराष्ट्र के ही, याद रखेंगे। और इन दोनों के बीच में यह कोलेरू झील है, याद रखेंगे। यह एक डेल्टाई झील भी इसे कह सकते हैं। इन दोनों के डेल्टा के मध्य स्थित है, और भारत की यह मीठे पानी की झीलों में से एक है, और यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों इसे 2002 में रामसर स्थल के रूप में नामित भी किया गया था। तीसरा है उकाई जलाशय तापी नदी। तो यह भी कथन एकदम सत्य है। तापी नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक पहाड़ी से निकलती है, और यह सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के मध्य बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो उकाई जल विद्युत परियोजना तापी नदी पर ही है, और उकाई जलाशय भी यहाँ पर निर्मित है। चौथा है वुलर झील झेलम नदी। यह भी कथन एकदम सत्य है। तो उत्तर हमने क्या बताया था? बी, और इन चारों के बारे में आपने जाना ही। तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वुलर लेक है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यह झेलम नदी जो है, झेलम नदी शेषनाग लेक या वेरीनाग लेक से निकलती है, और यह आगे बढ़ते हुए वुलर झील में प्रवेश करते हुए भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो यह वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो कहां पर है? यहां पर है। कोलेरू लेक कहां पर है? यहां पर है। अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में। आज हम बात करेंगे अंबेडकर सर्किट की। तो अंबेडकर सर्किट हाल ही में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्य पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में अंबेडकर सर्किट को कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन की घोषणा की है। दोस्तों अंबेडकर सर्किट को पहली बार 2016 में ही भारत के प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा था, और इसे अंबेडकर सर्किट या पंच तीर्थ का प्रस्ताव दिया गया था। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है, पंच तीर्थ में मध्य प्रदेश के महू। तो कहाँ है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बर्थ प्लेस है, MHOW। यहीं से चंबल नदी निकलती है। तो मऊ में ही अंबेडकर की जन्मभूमि थी। तो यह है, यह जाएगी ट्रेन यहाँ से। और शिक्षा भूमि, तो लंदन में वह शिक्षा करने के लिए गए थे, यूके में पढ़ने के लिए कुछ समय के लिए रुके थे। तो वह है नागपुर में दीक्षा भूमि। तो यहां पर नागपुर में दीक्षा भूमि, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और इस तरह से महापरिनिर्वाण भूमि या दिल्ली में उनके निधन का स्थान यहां पर देख सकते हैं, ये है दिल्ली। और इस तरह से चैत्य भूमि, जो मुंबई में उनके दाह संस्कार की जगह है, उसे चैत्य भूमि कहा जाता है। तो इस तरह से अंबेडकर सर्किट के माध्यम से इसे जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों यह विशेष एसी ट्रेन के साथ सरकार इसमें 4 स्थानों को बेहतर कनेक्टिविटी देकर भारत में अंबेडकर के पद चिन्हों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों सरकार ने 2014-15 में ही स्वदेश दर्शन योजना के तहत 15 टूरिस्ट सर्किट की पहचान की थी, जिसमें रामायण, बौद्ध, सूफी, कृष्णा, ग्रामीण, आदिवासी, अंबेडकर सर्किट, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से सर्किट के विकास की अगर बात की जाए तो मार्च 2022 तक इन 15 सर्किटों में 5000 से अधिक करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। दोस्तों आज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में कितने स्थायी सदस्य हैं तथा संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य के लिए क्या प्रक्रिया है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑपरेशन चक्रबंधा किस राज्य में चलाया गया था। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।